बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शन क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या है। लेकिन इस फंक्शन से पहले रिलेशन को समझें कि हमारे पास जब भी दो सेट्स होंगे, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और इसमें एलिमेंट्स हैं, फ़र्ज़ करें ए बी सी, और बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। तो ए और बी में जो मैक्सिमम रिलेशन पॉसिबल है वो ये है कि ए को आप इसके सारे एलिमेंट से ज्वाइन कर दें, ए को 1 से भी ज्वाइन कर दिया, ए को 2 से भी ज्वाइन कर दिया, 3 से भी ज्वाइन कर दिया। इसी तरह फिर बी को 1 से, बी को 2 से और बी को 3 से ज्वाइन कर दिया, सी को 1 से, सी को 2 से और सी को 3 से ज्वाइन कर दिया। तो ये मैक्सिमम रिलेशन है, और इसको हम कहते हैं ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान इससे बड़ा रिलेशन नहीं हो सकता, और इसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी इक्वल्स A1 A2 A3। ये आपने देखा होगा। और सबसे एंड पे फिर आएगा C3, यानी फिर आएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा जाता है। जितने भी रिलेशंस इसके अलावा होंगे वो सारे के सारे इसके सबसेट्स होंगे। यहाँ से आप दो एलिमेंट्स को ले लें, A1 और A2, तो ये एक नया रिलेशन है। तो इस तरह के इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इसके अंदर, उनको हम अगर एक सेट में लिख लें तो और इसके जितने भी सबसेट हैं वो इसके रिलेशन होंगे। और अगर हमारे पास सेट ए के अंदर m एलिमेंट्स हों और सेट बी के अंदर n एलिमेंट्स हों, तो a क्रॉस b जो होगा उसके अंदर उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m/n। और आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट होगा उसके जो सबसेट्स होते हैं वो होते हैं 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? m/n, m×n। तो इसका मतलब है इसके जो टोटल रिलेशंस पॉसिबल हैं वो 2 टू द पावर m/n। जैसे यहाँ पे ए के एलिमेंट्स भी 3 हैं, बी के एलिमेंट्स भी 3 हैं, तो इसका मतलब है कि ए और बी के दरमियान जो टोटल रिलेशंस पॉसिबल हैं वो हैं 2 टू द पावर 3 3 9, 2 टू द पावर 9। इतने रिलेशंस पॉसिबल है। अच्छा, रिलेशन तो है कि आप इसमें जिस तरह मर्जी एलिमेंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, लेकिन फंक्शन जो है वो समझ लें कि एक समझदार रिलेशन है जिसमें एक ख़ास तरतीब से ही हम एलिमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम फर्ज करें इस सेट को x का नाम दे देते हैं, इस सेट को y का नाम दे देते हैं, और यहाँ से एक स्पेसिफिक किस्म का रिलेशन बनाते हैं जिसको हम f का नाम देते हैं। अब इसके अंदर भी हमने 3 एलिमेंट ले लिए, a b c, और 1 2 3 4। जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं अ फंक्शन इज अ रूल, या रिलेशन भी कह सकते हैं, इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, और इस फंक्शन को आप कह सकते हैं फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। ये जो फंक्शन है इसमें हमने जो सेट्स लिए हैं वो एक्स टू वाई लिए हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन एक्स टू वाई इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस that assigns to each element of x a unique element of y। ये डेफिनेशन है फंक्शन की। अब ये क्या करेगा कि ए के एक एलिमेंट को वो सिर्फ एक एलिमेंट से ज्वाइन करेगा। एक्स के एक एलिमेंट ए को उसने सिर्फ 1 से ज्वाइन करना है। ये नहीं हो सकता कि एफ जो है वो ए को 2 से भी ज्वाइन कर दे, ऐसा नहीं हो सकता।
फिर इसी तरह बी को भी वो किसी एलिमेंट से ज्वाइन कर देगा और सी को भी किसी एलिमेंट से ज्वाइन कर देगा। अब ये जो सेट है एक्स है, इसे कहते हैं डोमेन सेट और इसे कहते हैं कोडोमेन। ये एफ का डोमेन सेट है और ये जो वाई है जिसके अंदर सारी इमेजेस मौजूद हैं, इसे कहते हैं कोडोमेन सेट। तो याद रखना, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसे हम कहेंगे प्री इमेजेस। और इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो इमेज बन रहे होंगे, यानी किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन रहे होंगे, यहाँ पे जुड़े होंगे किसी एलिमेंट के साथ, तो उन एलिमेंट्स को हम कहेंगे ये इमेजेस। और सारे एलिमेंट्स, इस सेट के सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, एफ की कोडोमेन। और जो सेट इमेज बन रहे होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ये इसकी रेंज है। अच्छा देखें, हम इसको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से। फर्ज करें आपके पास यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया और इस सेट को x का और इस सेट को y का नाम दे दिया। ये फंक्शन x to y होगा अगर दो कंडीशंस पूरी हुई। पहली बात तो हमने भी डेफिनेशन में पढ़ी है कि ये फंक्शन जो है वो एक रूल या कॉरेस्पॉन्डेंस है जो x के हर एलिमेंट को, x का हर एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए, उसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। मैंने बताया कि इस सेट के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, क्या नाम दे देते हैं, प्री इमेजेस का। और इस सेट के एलिमेंट्स को हम नाम दे देते हैं इमेजेस का। वो जो इमेज बने, ए की इमेज 1 है, बी की इमेज फर्ज करें 2 है और सी की इमेज 3 है। तो ये जो तीन एलिमेंट्स हैं ये इमेजेस हैं ए बी सी। 1 इमेज है ए की, 2 इमेज है बी की और 3 इमेज है सी की। ये 4 और 5 जो हैं ये कोडोमेन वाई के एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन ये रेंज के एलिमेंट्स नहीं है। यानी अगर हम इस फंक्शन की डोमेन लिखेंगे, डोमेन एफ, तो उसमें क्या क्या आएगा, ए बी सी, और जो इसकी कोडोमेन होगी, कोडोमेन, उसमें सेट वाई पूरा आएगा 1 2 3 4 एंड 5। और जो इस फंक्शन की रेंज होगी उसमें सिर्फ इमेजेस आएंगी, वो क्या क्या है, 1 2 और 3। अच्छा, इसमें हमारे पास यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, डोमेन के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी पर मैप्ड होनी चाहिए, उनकी कोई ना कोई इमेज ज़रूर होनी चाहिए और इमेज होनी भी यूनिक चाहिए। एक इमेज 1 है, अब ये नहीं हो सकता कि एक इमेज 4 भी हो जाए, ये नहीं पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस होनी चाहिए और दूसरी बात, होनी भी यूनिक चाहिए। ये नहीं होगा कि यहाँ का एक एलिमेंट है तो आपने उसको दो एलिमेंट से जोड़ दिया। आप इसको समझने के लिए इसको सेट ऑफ डॉटर्स का नाम दे दें और इसको सेट ऑफ मदर्स का नाम दे दें। अब देखें, ए जो है अगर कोई डॉटर है तो उसकी कोई ना कोई इमेज ज़रूर होगी, उसकी कोई ना कोई मदर ज़रूर होगी। इसका मतलब है हमने ए को 1 से जोड़ दिया, इस सेट में सारी मदर्स हैं और इस सेट में सारी डॉटर्स हैं। तो ए की हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ए की जो मदर है वो 1 है, बी की मदर 2 है, सी की मदर 3 है, तो हमने कोई गलत बात नहीं की। लेकिन अगर हम साथ में यहाँ पे ये भी कह दें कि ए की मदर 4 भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक डॉटर की दो मदर्स हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब हम गलत बात करेंगे तो वो रिलेशन तो हो सकता है लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन समझ लें एक समझदार रिलेशन है, जिससे आप जब भी गलत बात करेंगे तो वो फंक्शन रहेगा नहीं, वो रिलेशन बन जाएगा। तो ये नहीं हो सकता कि ए की इमेज
एक से ज्यादा हो, एक ही इमेज, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है उनकी सबकी इमेज होगी भी जरूर और यूनिक होगी। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा हो जो यहाँ पे आपने एलिमेंट लिख दिया डी, अब ऐसे ही लिखा हुआ है, इसकी कोई इमेज नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो डॉटर्स हैं, और दुनिया में कोई ऐसी डॉटर नहीं है जिसकी कोई मदर मौजूद ना हो। हाँ, ऐसी मदर्स मौजूद हैं, जैसे 4 और 5 यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, ऐसी मदर्स हैं जिनकी कोई बेटी नहीं है। हो सकता है ऐसी मदर्स हैं जिनकी सिर्फ सिर्फ बेटे हों और उनकी कोई बेटी मौजूद ना हो। तो दोबारा बता रहा हूँ कि जो फंक्शन होता है वो एक ऐसा रिलेशन होता है जो डोमेन के एलिमेंट्स को कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ इस तरह जोड़ता है कि यहाँ का हर एलिमेंट मैप्ड हो यूनिक एलिमेंट के ऊपर। और ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है, मैंने पहले भी बताया आपको। और इनकी डोमेन में, कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है ये आपको मैं बता चुका हूँ। अगर यहाँ से लिख के हम दे दें कि फंक्शन जो है वो रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर्स पे है, तो यहाँ पे हम कह सकेंगे कि इसकी डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स है, और इसकी रेंज नहीं है, ये इसकी कोडोमेन है। तो हम कह देंगे कि कोडोमेन ऑफ एफ जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है। और जो फंक्शन गिवन होगा फिर हम उससे कैलकुलेट करेंगे कि उसकी रेंज क्या है। अच्छा, तो मैंने डेफिनेशन समझा दिया आपको कि फंक्शन जो होता है वो एक रूल और या कॉरेस्पॉन्डेंस का नाम है जिसमें हम एक्स के एलिमेंट्स को यूनिक एलिमेंट पे मैप करते हैं। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे आपके पास ए बी सी, यहाँ पे 1 2 दो एलिमेंट्स हैं, इसको आपने सेट एक्स का, इसको सेट वाई का नाम दिया, और यहाँ पे आप ये कह दें कि ए की इमेज 1 है और बी की इमेज भी 1 है, बी की इमेज भी 1 है और सी की इमेज 2 है। ऐसा पॉसिबल है, देखें इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये दो ऐसी बेटियां हैं जो जिनकी माँ एक है, दोनों बहनें हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हमने कोई गलत बात नहीं की, ऐसी बात नहीं की जो इम्पॉसिबल है। तो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दो हमारे पास जो प्री इमेजेस हैं उनकी इमेज एक हो सकती है। देखें इस सूरत के अंदर भी ए की इमेज यूनिक है, 1 है, बी की इमेज भी यूनिक है 1, बी की दो इमेज नहीं है, ए की दो इमेज नहीं है, तो इस सूरत में भी ये फंक्शन होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ डी मैंने लिख दिया था, अगर कोई एलिमेंट ऐसा आ गया सेट डोमेन के अंदर कि जिसको मैप ही नहीं किया गया, तो इसका मतलब है वो फंक्शन नहीं है। और दूसरी बात, अगर यहाँ का एलिमेंट दो एलिमेंट पे या 3 एलिमेंट पे मैप कर गया, तो उसे भी हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में। जैसे हमारे पास सर्कल है, तो अगर उस पर हम वर्टिकल लाइन प्लॉट करें, इसका मतलब हमने एक्स की एक वैल्यू दी है, फर्ज करें एक्स इज इक्वल टू, हमने 2 पर लाइन लगाई है, तो ये जो लाइन है इसको दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, यानी वाई की दो वैल्यूज हमारे पास मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि एक प्री इमेज हमें दो इमेजेस दे रही है। वाई की वैल्यू फर्ज करें, ये जो पॉइंट है ये है 2 3, और ये जो है ये है 2 - 3, तो हमारे पास y की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्री इमेज पे दो इमेजेस आ रही हैं, इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से वर्टिकल लाइन टेस्ट भी हमें हेल्प करता है कि किसी भी कर्व के बारे में बता सकें कि वो फंक्शन है या नहीं। अब देखें फंक्शन के हमारे पास टाइप्स हैं, जिनमें 4 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला जो हमारे पास इसकी टाइप है उसे कहते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, देखिए इनटू फंक्शन जो है ये ऐसा फंक्शन होता है, यहाँ पे हमने बना लिया ए बी सी और यहाँ बना लिया 1 2 3 4, और इस फंक्शन को हमने नाम दे दिया एफ का, और हमने कह दिया कि ए की इमेज जो है वो 1 है, बी की इमेज 2 है और सी की इमेज 4 है। तो इस सेट को एक्स का नाम दे दें, इस सेट को वाई का नाम दे दें। तो इसकी जो डोमेन है वो सेट एक्स है, और इसकी जो कोड डोमेन है वो कोड डोमेन ऑफ एफ वो पूरा सेट वाई है। लेकिन जो इसकी रेंज है वो सिर्फ वो एलिमेंट्स हैं जो इमेज बने हुए हैं। तो इमेज कौन कौन बना हुआ है, 1 2 और 4। 1 इमेज है ए की, 2 इमेज है बी की और 4 इमेज है सी की।
तो इसका मतलब है जो इसकी रेंज है वो है 1 2 और 4। अब देखें रेंज जो है वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है कोड डोमेन का, लेकिन उसके बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि एज रेंज ऑफ एफ जो है वो इक्वल नहीं है कोड डोमेन ऑफ एफ के। और तो यही कंडीशन है कि अगर हमारे पास, बल्कि रेंज एफ जो है वो प्रॉपर सबसेट है कोड डोमेन एफ का। तो अगर रेंज एफ प्रॉपर सबसेट हो कोड डोमेन एफ का, तो ये कंडीशन है इनटू फंक्शन की। इनटू फंक्शन के अंदर रेंज और कोड डोमेन इक्वल नहीं होते, बल्कि रेंज जो है वो कोड डोमेन का प्रॉपर सबसेट होती है। देखिए प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में याद रखें कि हमारे पास अगर एक सेट है ए 1 2 और दूसरा सेट है 1 2 एंड 3, तो सबसेट क्या होता है कि ए को हम बी का सबसेट तब कहेंगे जब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हों। देखें ए का एलिमेंट 1 है, बी में मौजूद है। ए का एलिमेंट 2 है, बी में ये भी मौजूद है। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। अच्छा, अब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हों लेकिन ए बी के इक्वल ना हो, तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ए सबसेट है बी का और प्रॉपर भी है, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें कि ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 1 2 3, अब क्या ए बी का सबसेट नहीं है? क्योंकि ए का एलिमेंट 1 है, इसमें मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि ए बी का सबसेट है। लेकिन चूंकि साथ साथ ए बी के इक्वल भी है, as A is also equal to B, so A is improper subset of B. Improper subset of B. तो प्रॉपर सबसेट वो होता है कि जिसके एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों और वो उस सेट के इक्वल ना हो, तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। हम देखें रेंज यहाँ पे 1 2 4 है और कोड डोमेन के अंदर 1 2 3 4 है। तो ये रेंज के सारे एलिमेंट्स कोड डोमेन में तो मौजूद हैं, लेकिन रेंज कोड डोमेन के इक्वल नहीं। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। सेकेंड टाइप है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है, ये हमारे पास है ए बी सी और यहाँ है 1 2 3, और यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया और उसका नाम दे दिया जी का। अब इसके अंदर ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है और सी की इमेज 3 है। तो इस सेट के अंदर अगर हम इसको x और इसको y का नाम दे दें इस फंक्शन के अंदर, तो जो इसकी डोमेन होगी, डोमेन ऑफ जी, वो सेट x के इक्वल है। और इसकी जो को डोमेन है वो y के इक्वल है, यानी 1 2 3। और जो इसकी रेंज है, रेंज इसकी क्या है? 1 2 3, ये भी y के इक्वल है। तो अब यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो कोडोमेन के इक्वल आ गई, कोडोमेन ऑफ जी। तो अगर किसी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएं, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं जी इज ऑन टू फंक्शन। और इसका दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। तो ये बात याद रखें कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा है जिसकी रेंज और कोडोमेन, रेंज वो एलिमेंट्स हैं जो इमेज बन रहे हैं, और कोडोमेन इस सेट के सारे ही एलिमेंट, यानी जिन दो सेट्स के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है, सेट एक्स से सेट वाई पर डिफाइंड है, तो सेट एक्स को डोमेन और सेट वाई को कोडोमेन, और जो एलिमेंट्स इमेज बन रहे हैं वाई के उन्हें हम क्या कहते हैं? रेंज के एलिमेंट्स। तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो हमने किसी भी फंक्शन को चेक करना है कि वो ऑन टू है या नहीं, तो हम उसकी
रेंज और कोडोमेन को कंपेयर करके देख लेंगे। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब है ऑन टू फंक्शन है, और अगर रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट है तो इसका मतलब ये है कि वो इनटू फंक्शन है। तो इन दोनों में से हम डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, तीसरा हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है उसे हम कहते हैं मैनी टू वन फंक्शन। मैनी टू वन फंक्शन। अब देखें ये किस तरह का फंक्शन होगा। यहाँ पे हमने कहा 1 2 3 4 और 5 6, और यहाँ पे हमारे पास ABC, तीन एलिमेंट्स। और यहाँ हमने फंक्शन डिफाइन किया एज। तो एज क्या कर रहा है, 1 को ए पर मैप कर रहा है। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज भी ए है, 4 की इमेज बी है, 5 की इमेज बी है, और 6 की इमेज सी है। तो अब देखें यहाँ पे ये फंक्शन तो है, क्योंकि यहाँ पे कोई गलत बात नहीं हुई, ये डॉटर्स हैं और हर एक की इमेज यूनिक है। 1 2 और 3, इन सब की जो मदर है वो ए है। तो ऐसा पॉसिबल है कि तीन ऐसी लड़कियां हों जिनकी एक ही मदर हो, ऐसा पॉसिबल है, कोई गलत बात नहीं। पॉसिबल तो इम्पॉसिबल तो तब होगा कि जब हम यहाँ पे हमारे पास एक डॉटर की दो माएँ हो जाएंगी। ए को आप 1 को आप ए पे भी ज्वाइन कर दें और सी पे भी ज्वाइन कर दें, तब गलत होगा, ऐसे गलत नहीं है, ऐसे ये फंक्शन है। तो अब इस सेट को अगर आप नाम देते हैं एक्स का और इस सेट को नाम देते हैं वाई का, तो ऐसे फंक्शन को जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट एक एलिमेंट पे मैप हो रहे हों, यानी मैनी एलिमेंट्स, ये मैनी एलिमेंट्स 1 2 3, वन से ज्यादा एलिमेंट्स, मोर देन वन एलिमेंट्स आर मैप्ड ऑन टू वन एलिमेंट, तो जो फंक्शन होगा उसे हम कहेंगे मैनी टू वन फंक्शन। अच्छा, इसकी जो उलट एग्जाम्पल है वो है 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन। अच्छा, 1 to 1 फंक्शन कौन सा होता है, एक ऐसा फंक्शन हमारे पास यहाँ पे ABC है और यहाँ पे है 1 2 3 4। अच्छा, इसमें हमने इसको भी F का नाम दे दिया। अब A की इमेज 1 है, B की इमेज 2 है, C की इमेज 3 है। ये जितने भी एलिमेंट्स मैप्ड हो रहे हैं उनमें एक एलिमेंट सिर्फ एक पे मैप हो रहा है। तो ये यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। देखिए 1 to many तो हो नहीं सकता। 1 to many अगर हम ये कहें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे यहाँ पे ABCD और यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 to many का मतलब है आप यहाँ का एक एलिमेंट पकड़े ज्यादा से ज्वाइन कर दें। ए को आपने 1 से भी ज्वाइन कर दिया, 2 से भी ज्वाइन कर दिया। बी को पकड़ा आपने तो 1 से भी ज्वाइन कर दिया, 2 से भी, 3 से भी। और सी को आपने 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, सब से। तो ये एक एलिमेंट है जो ज्यादा एलिमेंट से ज्वाइन हो रहा है। तो ये 1 to 1 to many है। देखें ये एक डॉटर है जिसकी दो मदर्स हैं, इसका मतलब तो ये बनता है। और ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ऐसा तो फंक्शन ही नहीं होता। 1 to many तो फंक्शन ही नहीं है, मैनी टू वन फंक्शन होगा। और इसकी जो काउंटर एग्जांपल है वो है आपके पास 1 to 1 फंक्शन। यानी एक एलिमेंट की एक इमेज है, ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है। यानी एवरी इमेज हैज यूनिक प्री इमेज। देखिए फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि एवरी इमेज हैज यूनिक, एवरी प्री इमेज हैज यूनिक इमेज। और 1 to 1 फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि एवरी इमेज हैज यूनिक प्री इमेज। दोबारा सुन लें, ये जो फंक्शन है उसके लिए क्या जरूरी है, इस सेट को हम कहते हैं प्री इमेजेस का सेट। तो हर प्री इमेज की जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे फंक्शन है। और इस सेट के एलिमेंट्स को हम कहते हैं जो मैप, जिन पर मैप्ड हो रहे हो एलिमेंट्स, उन्हें कहते हैं कि ये इमेजेस हैं। तो जितनी भी इमेजेस बनी हुई हैं उन सब की प्री इमेज भी यूनिक होनी चाहिए। 1 की प्री इमेज कितनी है, सिर्फ एक।
यहाँ पे जो ए है उसकी कितनी प्री इमेजेस हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब है ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। तो 1 to 1 फंक्शन को हम चेक कैसे करते हैं, देखें उसमें हम ये कंडीशन लगाते हैं कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, फर्ज करें एक्स वाई, इसको हम सेट एक्स का, इसको सेट वाई का नाम दे देते हैं। तो आप क्या करेंगे कि टेक x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू x सच दैट f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के। यानी अगर हम दो इमेजेस को इक्वल रखें तो उसका ये रिजल्ट निकले कि हमारे पास प्री इमेजेस भी इक्वल आ जाए। इसको अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो हमें रिजल्ट ये मिलेगा कि x1 इज इक्वल टू x2। दो इमेजेस को इक्वल रखने से अगर प्री इमेजेस भी इक्वल आ जाएं तो ये कंडीशन होगी कि ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है। और इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन सरजेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है तो उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बात याद रखना, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, उसको देख लें एक दफ़ा। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो। और 1 to 1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू को चेक कैसे करते हैं, अगर रेंज को डोमेन के इक्वल आ जाए तो वो ऑन टू है, और इक्वल ना आए तो वो प्रॉपर सबसेट हो तो फिर इनटू फंक्शन है। और अगर हमारे पास दो इमेजेस को इक्वल रखने से उनकी प्री इमेजेस इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है वो 1 to 1 फंक्शन है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर वो मैनी टू वन फंक्शन है। और वन टू मैनी फंक्शन ये पॉसिबल नहीं है। ये सारी डिटेल्स हैं जो मैंने आपको फंक्शन के बारे में बता दी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक्सरसाइज 2.1 का। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें गिवन फंक्शन है, हम लिख लेंगे गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 3x -5। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है कि बताएं इसकी डोमेन और रेंज क्या है। सबसे पहले हम इसकी डोमेन बताएंगे। डोमेन एफ इक्वल, इसमें कहीं पे भी डिनोमिनेटर के ज़ीरो होने का ख़तरा नहीं है, इसमें इवन रूट्स मौजूद नहीं हैं और इसमें लॉग नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, यानी ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, अब रेंज के लिए हम क्या कर लेंगे, टेक y इक्वल्स एफ एक्स। तो हमने एफ एक्स को y के इक्वल रखा, तो इसकी जगह y रखें, y इक्वल्स 3x - 5, और x के लिए इसको सॉल्व करें। तो -5 इस तरफ आ गया, y+5 इक्वल्स 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y+5/3। अब देखें, हम कहते हैं रेंज क्या होती है, ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज रियल। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर के ज़ीरो होने का कोई खतरा नहीं, क्योंकि 3 कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। और इसमें कोई इवन रूट मौजूद नहीं है और लॉग मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई एक्स विल बी रियल। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेंज जो है इसकी, रेंज ऑफ एफ वो भी ऑल रियल नंबर्स है, यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है या ऑल रियल नंबर से, एक ही बात है। अच्छा, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बुक वाला पूछता है कि इज द फंक्शन एफ 1 to 1 जस्टिफाई योर आंसर, कि ये जो फंक्शन हमने आपको दिया है बताएं ये 1 to 1 है कि नहीं। तो 1 to 1 के लिए मैंने अभी बताया आपको कि हम क्या कंडीशन लगाते हैं कि दो इमेजेस को एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 इनको इक्वल रखते हैं, और यहाँ से हम ये रिजल्ट देखते हैं कि x1 और x2 इक्वल आते हैं या नहीं आते। अगर वो इक्वल आ जाते हैं, दो इमेजेस को इक्वल रखने से अगर प्री इमेजेस इक्वल आ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि वह फंक्शन 1 to 1 है। तो हमने कहा लेट x1 and x2 belonging to domain of f such that, कि हमने x1 और x
दो ऐसे एलिमेंट्स लिए हैं कि जिन पर f की जो इमेजेस हैं वो इक्वल है, इन दोनों की इमेजेस इक्वल है। तो हम देखते हैं ये खुद भी इक्वल है कि नहीं। अच्छा, एफ ऑफ एक्स वन का मतलब है एफ में ये एफ ऑफ एक्स है, तो इसमें आप x की जगह x1 पुट कर दें, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3x1 -5। इस तरफ आप इस पूरे फंक्शन में जहां जहां x नज़र आ रहा है वहां पे आप x2 पुट कर दें, तो आपके पास आएगा 3x2 -5। अब इसको आप प्रोसीड करें तो -5 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3x1 इक्वल्स 3x2। यहाँ से आप 3 को जब कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा x1 इक्वल्स x2। अब देखिए हमने इमेजेस को इक्वल रखा तो फिर इमेजेस इक्वल आ गई, तो हम लिखेंगे एज एफ ऑफ x1 इक्वल्स एफ ऑफ x2 implies x1 equals x2, so f is 1 to 1। तो जो सेकंड पार्ट है वो भी हो गया हमारा। उसके बाद थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है इज द फंक्शन एफ ऑन टू इफ द कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। देखें इसमें उसने खुद बता दिया है गिवन दैट कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन एफ जो है वो ऑल रियल नंबर्स है। तो आप बताएं अगर कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स हो तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है या नहीं। देखिए ऑन टू फंक्शन वो होता है कि जिसकी कोडोमेन और रेंज तो इक्वल हो। अब देखें रेंज हमने फाइंड की हुई है पहले, और रेंज किसके इक्वल है, ऑल रियल नंबर्स के। और कोडोमेन उसने खुद कह दिया कि ऑल रियल नंबर है। आल्सो वी नो दैट कि रेंज ऑफ एफ जो है वो ऑल रियल नंबर्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे एज रेंज एफ इक्वल है कोडोमेन एफ के, कोडोमेन ऑफ एफ के। तो रेंज ऑफ एफ चूंकि कोडोमेन ऑफ एफ के इक्वल है और यही कंडीशन थी, तो हम लिखेंगे सो एफ इज ऑन टू। तो ये ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन और रेंज हमें पता है कि कैसे फाइंड करनी है, और उसके बाद ये 1 to 1 फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन है, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखें, जिसमें हमें जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है given that f from all real numbers to all real numbers defined by f of x equals 2x minus 3 over x plus 1। अच्छा, इसमें ये बात नोट करेंगे इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है और इसकी कोड डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है। ओके, ये उसने बताया हुआ है ये क्वेश्चन के अंदर कि f गोज फ्रॉम आर टू आर, यानी इसकी जो डोमेन है वो भी ऑल रियल नंबर्स है, कोड डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है। हमें बात पहले ही मालूम। हमने इसकी अब सबसे पहले हमने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है कि उसने तो ये बता दिया। अब जो रिस्ट्रिक्टेड एलिमेंट्स हैं उनको हम देख लेंगे कि कौन से एलिमेंट्स को हमने डोमेन से निकालना है। कोड डोमेन बहरहाल डिसाइडेड है कि ऑल रियल नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। तो हम ये लिखेंगे एस एफ एक्स किसके इक्वल है, 2x+3 ओवर x+1। तो x+1 जो है वो तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए तो डिवीजन बाय ज़ीरो आएगा। तो डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। इसका मतलब है x जो है वो कभी भी -1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो जो इसकी डोमेन होगी फिर
वो होगी ऑल रियल नंबर्स माइनस -1। -1 को हम ऑल रियल नंबर में से निकाल देंगे तो वो उसकी डोमेन होगी। अच्छा जी, हम इस फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात कर रहे थे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू फाइंड डोमेन x+1 शुड नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि x जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए -1 के। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे जो डोमेन आएगी वो आएगी ऑल रियल नंबर्स माइनस -1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स, ये आपने डबल लाइन लगानी है, ऑल रियल नंबर्स -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स एंड x इज नॉट इक्वल टू -1। जैसे मर्जी लिख लें, ये डोमेन होगी। उसके बाद आप लेट कर लें y, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको y के इक्वल लेट कर लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स y। तो ये आपके पास आएगा y इक्वल्स 2x-3 ओवर x+1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें आप, y इंटू x+1 इक्वल्स 2x-3। तो y(x+y) इक्वल्स 2x-3। अब एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले आए, y(x-2x) इक्वल्स, या फिर आप यहाँ पे ये 2x है और ये जो yx है इसको इस तरफ आके माइनस कर दें yx को, और y और ये -3 इधर आके ऐड हो गया y+3। तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो आपके पास रह जाएगा 2 - y इक्वल्स y+3। तो y+3 ओवर ये 2 - y यहाँ के डिवाइड हो गया इक्वल्स x। अब x को हमने रियल रखना है, तो उसके लिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है 2 - y शुड नॉट इक्वल टू 0, 2 मस्ट नॉट इक्वल टू y। तो इसका मतलब है जो रेंज f होगी वो होगी ऑल रियल नंबर्स बट 2। 2 को आप ऑल रियल नंबर से निकाल देंगे तो ये इसकी रेंज होगी। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट करना है जिसमें डोमेन और रेंज बतानी है। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, इसमें हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है कि नहीं। अब हम लिखेंगे एज कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एफ। कोडोमेन ऑफ एफ हमें क्या नजर आ रही है, ऑल रियल नंबर्स। उसकी कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स है, बट रेंज ऑफ एफ जो हमने अभी फाइंड की है वो है ऑल रियल नंबर्स -2। 2 उसमें से निकाल दिया गया ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स है और यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 है। तो कोड में तो रेंज तो इक्वल ना हुए, तो हम लिखेंगे सो रेंज एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। सो एफ इज नॉट ऑन टू। तो सेकंड पार्ट में हमने ये देखा कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट, यहाँ से हम इसको रेज कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि हमारा जो फंक्शन है, यहाँ पे आपको ये याद रखने के लिए बता दूं कि हमारा फंक्शन था 2x-3 ओवर
x+1, ये क्वेश्चन में नहीं लिखना आपने, वो 1 to 1 है। तो 1 to 1 की कंडीशन अप्लाई करें। लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f such that f of x1 इक्वल है f of x2 के। अब इसमें जहां जहां x1 है, जहां जहां x है वहां पहले x1 रखें फिर x2 रखें। तो पहले जब हमने f of x1 की वैल्यू फाइंड की तो जहां जहां x था वहां पे x1 पुट कर दिया। तो हमारे पास आ गया 2x1 - 3 ओवर x1 + 1 इक्वल्स, और अब जहां जहां x है वहां पे x2 पुट कर दें। 2x2 - 3 ओवर x2 + 1। अच्छा, इसको प्रोसीड करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास आएगा 2x1 - 3 × x2 + 1 इक्वल्स 2x2 - 3 × x1 + 1। मल्टीप्लाई किया तो 2x1 x2, फिर प्लस 2x1 - 3x2 - 3 इक्वल्स 2x2 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 x2 प्लस 2x2 - 3x1 - 3। अच्छा, अब इसमें ये -3 से कैंसिल हो गया, और ये 2x1 x2 भी 2x1 x2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रह गया 2x1 - 3x2, और इस तरफ 2x2 - 3x1। अच्छा, x1 वाली टर्म्स एक तरफ ले आए, 2x1 और ये -3x1 इस तरफ आके प्लस का 3x1 हो गया, और ये 2x2 और ये -3x2 राइट साइड पे आके प्लस का 3x2। तो ये बन गया 5x1 इक्वल्स 5x2। 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास x1 इक्वल आ गया x2 के। और यही कंडीशन थी हमारे पास कि हम इमेजेस को इक्वल रखें तो प्री इमेज इक्वल आ जाए। अगर अगर प्री इमेजेस इक्वल आ जाएं तो फिर हमारा फंक्शन जो है वो 1 to 1 होगा। सो f इज 1 to 1। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8 को करना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।